जब मैंने सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे देश जाने की तैयारी कर ली थी, तब मेरी फेक एमनीशिया वाली गर्लफ्रेंड मुझे कोल्ड फेस के साथ वार्निंग दे रही थी, प्लीज अपना सारा सामान पैक कर लो और जल्द से जल्द हमारे घर से निकल जाओ। मेरा बॉयफ्रेंड जल्दी ही यहाँ शिफ्ट होने वाला है और तुम्हें यहाँ देखकर वो जेलस फील करेगा। मैंने बिना सिर उठाए बस शांति से कहा ठीक है। उसे मुझ पर जरा भी डाउट नहीं हुआ और वो अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए बोली, और हाँ प्लीज आगे से मेरे बॉयफ्रेंड होने का झूठा दावा मत करना। मेरे बॉयफ्रेंड लू सिनियन को यह जानकर बहुत दुख होगा। मैं एक पल के लिए रुका और फिर आज्ञाकारी बनकर सिर हिला दिया। मैंने उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इस बार मैं अपना नाम बदलकर विदेश पढ़ने जा रहा हूँ। अब मेरे दिल में उसके लिए जरा भी लगाव नहीं बचेगा। वैसे भी उसे एक्टिंग करना पसंद है तो मैं भी उसके साथ एक्टिंग करूंगा। आखिरकार वो भी मुझसे छुटकारा पाना चाहती है तो बेहतर है कि हम दोबारा कभी ना मिले। नाम बदलने का प्रोसीजर पूरा करके जब मैं बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। मैंने एक टैक्सी रोकी और अपने फोन पर फ्लाइट टिकट सर्च करने लगा। हालांकि नाम बदलने की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी थी, लेकिन अप्रूवल में अभी भी 1 महीने का समय लगेगा। इसलिए मैंने सीधे अगले महीने की 1 तारीख की मेलबोर्न की फ्लाइट बुक कर ली। फिर मैंने स्टडी अब्रॉड एजेंसी को ऑफर एक्सेप्ट करने का मैसेज भेज दिया। वह रात मेरे पिछले 1 महीने की किसी भी रात से ज्यादा सुकून भरी थी। अगली सुबह मैं उठा और ब्रेकफास्ट किया। फिर मैंने सू मेंग्याओ से जुड़ी अपनी सारी चीजें साफ कर दी। उसके दिए हुए गिफ्ट्स, हमारे कपल क्लोथ्स और स्टूडेंट लाइफ के दौरान दिए गए सारे लव लेटर्स मैंने डस्टबिन में फेंक दिए। मैं अभी इन सब में बिजी ही था कि अचानक एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार सड़क के किनारे आकर रुकी। मैंने आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो सू मेंग्याओ थी। वो एक आदमी का हाथ पकड़े हुए बड़े क्षण से गाड़ी से उतरी। मुझे देखकर भी उसने नजरें नहीं चुराई। मैं जानता था कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि मैं उसकी एमनीजिया वाली हालत में की गई हर गलती को माफ कर दूंगा। शुरुआत से ही सू मेंग्याओ ने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार कर दिया था। उसने लोगों से मेरा सारा सामान भी विला से बाहर निकलवा दिया था। मुझे लगा था कि मुझे अब सड़क पर रहना पड़ेगा, लेकिन तभी मेरे पड़ोस वाले मकान मालिक ने मुझे कांटेक्ट किया। उसने कहा कि वो विदेश जा रहा है और उसने मुझे सबसे कम प्राइस पर अपना घर रेंट पर दे दिया। उस समय मुझे लगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यह सब भी उसी का रचा हुआ एक ड्रामा था। उसे डर था कि कहीं मैं सच में न चला जाऊं, इसलिए उसने मुझे रोकने के लिए यह तरीका अपनाया था। पिछले 1 महीने में मेरे साथ हुए इस धोखे को याद करके मुझे बस खुद पर हंसी आ रही थी। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि आज वो कौन सा नया नाटक करने वाली है। मैंने मुड़कर आखिरी बॉक्स उठाया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। तभी वहां से गुजर रही सू मेंग्याओ की नजर उन फेंकी हुई चीजों पर पड़ी और उसका चेहरा उतर गया। तुमने ये सारी चीजें क्यों फेंक दी? मैं उसकी तरफ एक ठंडी नजर से देखा और काम टोन में कहा, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना, फिर तुम्हें ये सारी चीजें कैसे याद है? सू मेंग्याओ को तुरंत रियलाइज हुआ कि उसके मुंह से सच निकल गया है। उसने जल्दी से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बदले और अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे भला पुरानी बातें कैसे याद हो सकती हैं? अब तो मैं सिर्फ लू सिनियन को पसंद करती हूँ। आखिरकार जब नानजो में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो सिर्फ उसी ने मेरी देखभाल की थी। कार एक्सीडेंट? यहाँ तक कि उसकी याददाश्त जाने का नाटक भी एक एक्टिंग है। कौन सा कार एक्सीडेंट? मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे पकड़ रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था। ये एक नया चेहरा था। शायद लू सिनिया इन दिनों सू मेंग्याओ का सबसे फेवरेट टाइम पास था, इसीलिए वो उसे इतने शान से यहाँ लाई थी। मैं अब उससे कोई फालतू बात नहीं करना चाहता था। मैंने बस हाँ कहा और मुड़कर विला के अंदर चला गया। मुझे बिना पीछे मुड़े जाते देख सू मेंग्याओ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा था कि किसी और को घर लाते देखकर मैं गुस्सा करूंगा या